इस वक्त हम होंगे एक फाइनेंस एक्सपर्ट के साथ जो हमें बताएंगे कि कोविड में हम अपने फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करें पेंडेमिक की इस सिचुएशन में आगे जिंदगी में, जो कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारे आसपास जिनको पैसों को लेकर के बहुत सारी चीजें रहती होंगी कि किस तरह से उनको हम संभाल के रखें और कैसे वो हमेशा हमारे पास हैं। पैसों के लिए हालांकि ये कहा जाता है कि वो कभी किसी की नहीं होती, लक्ष्मी है, बहुत चंचल होती है, लेकिन शायद फाइनेंस एक्सपर्ट। हाय मनीष गुलाटी। Hi, how you do? हाउ आर यू? Very good, very good. Yeah. ओके, तो अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि पैसों के लिए कहा जाता है कि वो चंचल होती है, कभी किसी के साथ रुकती नहीं है। लेकिन आई होप कि आपके पास कुछ ऐसे हम कुछ ट्रिक्स हो कि हम उन्हें रोक के रख सके। तो पेंडेमिक की सिचुएशन में बात करेंगे आज हम लोग इस बारे में कि हम लोग अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, जो पैसे अभी हमारे पास बचे हुए हैं। जी हाँ यार, आई थिंक आपने बहुत ही एक अच्छी बात से शुरुआत किया है, क्योंकि क्या होता है कि हम दो चीजों में उलझ जाते हैं। हम परसों के लिए सोचते हैं और बरसों भूल जाते हैं, या फिर बरसों के लिए सोचते हैं और परसों भूल जाते हैं। तो इन दोनों का जो मिलन है ये बहुत जरूरी है। और अभी जैसे कि कोविड का सिचुएशन हुआ है तो काफी इमोशनल लॉस हो गया है लोगों को। और लेकिन क्या होता है ना कि फाइनेंशियल लॉस जब होता है इमोशनल लॉस के साथ, तो वो इमोशनल लॉस को और भी ज्यादा भावना से उत्तेजित कर देता है। तो होता क्या है कि सबसे पहले जो हमें देखना है, चाहे हम फाइनेंस की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, कि हमारी सुरक्षा का क्या साधन है हमारे पास। और सुरक्षा फाइनेंस की अगर हम बात करें या फिर जनरल अगर करें, तो सुरक्षा की हमें क्यों जरूरत है? सुरक्षा की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमने कोविड में अब जो हम सोच रहे थे, या जिससे हम डर रहे थे, वो हमारे सामने हो गया है। लाइक हॉस्पिटलाइजेशन हो गई है, लाइक हमारे नियर्स एंड डियर्स में किसी की डेथ हो गई है, और हमारे यहाँ पे जो हमारा पैंडेमिक था उसमें लॉकडाउन हो गया है, और हमारा नौकरी लोगों की चले गई है। तो ये सब बहुत ही ज्यादा रियलिटी है, जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे, वो हो गया है। तो अब इसको कैसे रोका जाए? इसको रोकने का सबसे तरीका है वो है कि क्या हमारे पास एक कोई सुरक्षा कवच है। तो फाइनेंस के जो टर्म्स में सुरक्षा कवच क्या होता है? सुरक्षा कवच ये होता है कि क्या हमारे पास ऐसा इमरजेंसी फंड है जो कि कम से कम 6 महीने का खर्चा हमें आराम से दे पाएगा, और वो फंड हम कभी भी अपने नॉर्मल चीजों के लिए यूज नहीं करेंगे। वो सिर्फ एक ऐसा फंड रहेगा जो कि हमारे पास हमेशा रहेगा। और वो चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में आपके पास पैसे हो, चाहे एफडी में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड होता है उसके अंदर हो। लेकिन उसका सबसे जो तरीका और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो ऐसे फंड में होना चाहिए जहां पे हमें लॉस ना हो, और हमें एक दिन के अंदर या उसी दिन में हमें पैसा मिल जाए। तो मैं सबसे यही आपके जो दर्शक हैं या जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, उनको यही बोलूंगा कि सबसे पहले सुरक्षा कवच में एक इमरजेंसी कॉर्पस हमेशा रखें। और दूसरी चीज जो हमें दिखी है जिससे हमारा काफी फाइनेंशियल लॉस हुआ है, वो है जब हम हॉस्पिटल में गए हैं और अगर ट्रीटमेंट हुआ है, तो क्योंकि लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, तो क्या हुआ है कि अपनी पॉकेट से पैसे गए हैं, और वो कम से कम 100% या 200% ज्यादा खर्च हुआ है, क्योंकि पेंडेमिक में सबने अपने रेट बढ़ा दिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होती तो ये हमारा एटलीस्ट हमारा जो मेंटल एक बर्डन रहता है कि अरे अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, तो एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस हमारा ये टेक केयर कर लेती। तीसरा जो मुझे लगता है, जो कि लोग काफी ग्रांटेड लेते हैं और जो सोचना भी नहीं चाहते हैं, वो है कि अगर मेरी डेथ हो गई तो तो उसमें क्या है कि आपके पास एक प्योर सिंपल टर्म पॉलिसी होनी चाहिए लाइफ की, जिसका प्रीमियम बहुत ही कम होता है, लेकिन सुरक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। और मेरे को लगता है कि सबसे पहले बचत से पहले सुरक्षा। तो सुरक्षा के लिए अगर हम सब कुछ देख लें, हम सारा कुछ जान लें, और उसके बाद हम सुरक्षा के लिए जो 3-4 मैंने चीजें बताई हैं, ये हमारी अगर पूर्ण हो जाती हैं, तब हम जाते हैं बचत की तरफ।
तो क्या हमें पेंडेमिक के हिसाब से भी आगे आने वाले दिनों में कुछ सेविंग की जो हमारी टेंडेंसी है, जो जिस तरीके है, उसको बदलना होगा? जी हाँ, एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये पेंडेमिक की वजह से कह लें या लॉकडाउन की वजह से कह लें, लोगों की जो धारणा है वो और चेंज होती जा रही है। पहले जो सेविंग को हम बिल्कुल ही आखिरी पड़ाव पे रखते थे, अब लोग या सेविंग को एटलीस्ट इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं। और हो क्या रहा है कि जैसे कि मैं अपने भी जो मैं लोगों से बात करता हूँ या मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी बात करता हूँ, तो उनसे समझ में ये आ रहा है कि पहले क्या होता था, आपकी आमदनी आई, आपने उसमें खर्चा भी कर दिया और जो बचा कुचा है उसको सेव कर दिया। अभी या क्या लोग कर रहे हैं कि आपका आमदनी आती है लेकिन आप पहले सेविंग का एक अमाउंट जोड़ लेते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसको आप एक बजट की तरह एक्सपेंस यूज करते हैं। तो जो सेविंग है, जो आपकी बचत है, जो कि बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे थी, उसको या अब लोगों ने समझा है कि वो भी जरूरी है। और उसको वो किस तरह से यूज करें, कैसे यूज करें, जैसे कि सबसे पहले सुरक्षा के लिए जो मैंने कहा कि कॉर्पस होना चाहिए, उसी या में यूज करें। और उसके बाद क्या होता है कि आपके अलग अलग लाइफ में गोल्स होते हैं, अलग अलग पड़ाव होते हैं। लाइक कुछ कुछ गोल्स होते हैं जो कि बहुत ही एक दो साल या 2-3 साल के लिए होते हैं। जिसके जैसे कह दें कि अगर हमारा हाई स्कूल में कोई बच्चा है तो उसकी ग्रेजुएशन है, या फिर अगर हमें कोई गाड़ी लेनी है या कुछ मकान लेना है, तो वो जो जो गोल्स होते हैं वो 4 या 5 साल के अंदर आने वाले होते हैं। तो या उसे हम कहते हैं मीडियम टर्म गोल्स, शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो उसके हम्म अंदर उसके लिए हमें अलग से कॉर्पस रखना चाहिए। ठीक है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। लाइक कुछ एफडी में रखना चाहिए, कुछ बैलेंस्ड फंड्स होते हैं उसमें रखना चाहिए। कई लोगों का ऑलरेडी पीपीएफ चल रहा होता है, तो वो या भी एक तरह का अच्छा सेविंग मैकेनिज्म है। तो ये इन हम्म सब का एक मिश्रण बहुत जरूरी है। और कई गोल्स होते हैं जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म होते हैं। लाइक हम क्या करते हैं ना कि लोग काफी होते हैं कि जो अपनी इमीडिएट चीजों के लिए या जो आजकल की चीजें हैं उनकी चीजों के लिए इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने हम्म। रिटायरमेंट के बारे में सोचना भूल जाते हैं कि मेरा ओके। रिटायरमेंट में क्या होगा, उसके लिए क्या मेरे पास कॉर्पस है। ठीक है, अब होता क्या है, लोग सोचते हैं कि हाँ मेरा जो आज का खर्चा है उसी से कुछ गुना ज्यादा रिटायरमेंट पे खर्चा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि जो महंगाई है वो हाँ। इतनी ज्यादा बढ़ती रहती है कि जो आप आज सोच रहे हैं उसका 10 गुना या 15 गुना ज्यादा आपको 15 या 20 साल में चाहिए होता है। तो वो एक बहुत ही बड़ी चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो आपके टैक्सेस होते हैं, वो आपकी जो हम्म आमदनी होती है जो कि नॉर्मल एफडी से या नॉर्मल सेविंग से, उसको वो हम्म। टैक्सेस से सारा कम होता जाता है। तो ओके। आपका एक्चुअली में जितना भी अगर आप बचत करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो उतनी भरपाई हो नहीं पाती है। तो उसके लिए एक बहुत ही मतलब कि लोगों का जो अपना प्रोविडेंट फंड है, जो लोग काम करते हैं उनको ईपीएफ मिलता है, ग्रेचुइटी मिलती है, वो तो है ही, एनपीएस होता है, वो तो है ही। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड हैं, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए लाइक 7, 10, 15 साल के लिए वो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो महंगाई का और टैक्स का बहुत ही अच्छी तरह से सारा संतुलन बन जाता है। और लोगों का जो बड़ा कॉर्पस होता है 15-20 साल वाला, उसको हम्म। उसके लिए उस म्यूचुअल फंड जो है, अलग अलग उसकी कैटेगरीज होती हैं। वो ऑफ कोर्स हर इंसान के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो कैटेगरीज उनको दी जाती हैं। तो वहां पे उसकी जरूरत पड़ती है। तो तो 3 चीजें मनीष, जो एक चीज बस मुझे एक चीज पूछनी थी, मैं आपको सॉरी यहाँ रोकना चाहूंगी कि जैसे हम हमारे हर चीज के लिए हमारे पास कोई एक एक्सपर्ट होता है कि हमारा अच्छा ब्यूटिशियन है, बहुत अच्छा काम करता है, अच्छा हमारे पास एक बुटीक वाली है, बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। लेकिन जब सेविंग्स की बात आती है ना, तो हमें ये लगता है कि अगर हम किसी से सलाह लेंगे तो जो फाइनेंस एक्सपर्ट है वो बहुत पैसे चार्ज करेगा। तो दैट इज ट्रू? जी अलग अलग मॉडल होते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन एक मैं जो सबसे जरूरी चीज ये बोलूंगा कि कभी भी, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी चीज है या फाइनेंशियल एडवाइजरी एक ऐसी ऐसी एक फील्ड है कि आप अगर गलत सलाह ले लेते हैं तो आपका नुकसान ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर हम टीवी में देखते हैं कि कोई एंकर कोई चीज बता रहा है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कोई और चीज बता रहा है करने के लिए, तो हम क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम हर चीज करने लग जाते हैं, लेकिन उससे नुकसान होता है। तो अगर हमें थोड़ी सी फीस भी देनी पड़े फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए, या कई कई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि आपसे फीस नहीं लेते हैं,
लेकिन वो हाँ हाँ। अल्टीमेटली उनकी अलग अलग जगह से कमीशन वगैरह उनको मिलती है। बट मेरा सिर्फ आपसे मतलब कि सबसे यही कहने का होगा कि इसमें ऐसा मत सोचें कि मुझे कुछ बचाना है, बिकॉज आप बचाने के चक्कर में आपका बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। और इसीलिए बहुत अलग अलग तरह के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, और आप उनको जानिए, उनसे बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने जेन्युइन हैं वो। उनके अलग अलग जो क्लाइंट्स हैं उनसे बात कीजिए, और तब आप 3-4 लोगों से 5 लोगों से बात करके आप एक अच्छा सा व्यक्ति चुनिए जो आपके साथ हमेशा रहे। तो इसीलिए ओके, मुझे लगता है तो कि इसमें हमें जो जो कभी भी फाइनेंस एक्सपर्ट होता है, मान लीजिए मैं एक लोअर मिडिल क्लास की हूँ, एक अपर मिडिल क्लास का है, एक बहुत ही लोअर, एक मिडिल क्लास का है, तो सबके लिए आपकी जो फीस होती है वो सेम होती है, या जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं उसकी फीस ज्यादा, जिसके पास कम पैसे हैं उनकी फीस कम, ऐसा भी कुछ होता है? इसमें ना दो तरह के मॉडल्स होते हैं। लाइक एक तो होता है जिससे फीस होती है, और वो फीस डिपेंड करती है कि कितना आप एडवाइस लेते हैं या कितना आपके पास अपना जो अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज होता है। तो ऑब्वियसली अगर आपका अमाउंट शुरुआत में कम है तो फीस भी बहुत कम होगी, और जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा फीस बढ़ती जाती है। दूसरा मॉडल जो होता है वो जो शुरुआत के लिए मैं कहता हूं कि वो शुरुआत में बेस्ट रहता है, और हाँ। वैसे भी बहुत अच्छा रहता है। वो ये होता है कि कई कई होते हैं एडवाइजर जो फीस नहीं चार्ज करते हैं, उनको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। वो एम्फी जो हमारी फाइनेंशियल बॉडी होती है म्यूचुअल फंड की, उससे रजिस्टर्ड होते हैं, और उनका आप उनसे आप सलाह कर सकते हैं, वो आपको एडवाइस कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स कौन से लेने चाहिए आपके गोल्स के हिसाब से। और उसमें आपसे वो फीस नहीं लेते हैं, वो अलग अलग जो फंड हाउसेज जो आप चूज करते हैं उनसे उनके पास अपने आप ही एक फीस आती है। तो दोनों मॉडल्स अवेलेबल हैं। शुरुआत में मुझे लगता है कि आपको ये वाला मॉडल यूज करना चाहिए जहां पे आपको फीस नहीं देनी पड़े, ठीक है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप हो सकता है कि आप नए हैं फील्ड में, और आप आप एक तरह का ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। फ्यूचर में आप दोनों से कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन तो मेरा पेंडेमिक मेरा में क्या सेविंग की को लेकर के लोगों की जो विचारधारा है, जो क्वेश्चंस है जो आपके पास आते होंगे, तो ड्यू टू पेंडेमिक कुछ चेंजेस आए हैं क्या? बहुत चेंजेस आए हैं। जो पहले लोग सोचते थे कि इंश्योरेंस या फिर जो इमरजेंसी कॉर्पस है उसकी जरूरत नहीं है, और जो लोग रिटर्न की तरफ भागते थे कि मुझे ऐसा फंड दीजिए जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न आए, या मुझे ऐसी कोई चीज बताइए जिसमें मुझको कि आज निवेश करूं और कल पैसा बन जाए, वैसे जो लोग हैं वो थोड़ा सा ज्यादा उनके अंदर जागृति आ गई है कि हमें अपना सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट है, हमें अपना जो इमरजेंसी कॉर्पस है उसको भी क्रिएट करना है, और हमें रिटर्न की तरफ ही नहीं भागना है। हमें ऐसी अलग अलग एसेट क्लासेस हैं जो हमें अपने पास रखनी चाहिए कि कभी भी, चाहे 4 साल के बाद भी ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसे कभी पैंडेमिक आ जाए या कभी कुछ हो जाए, तो मेरा 4 साल के बाद भी अगर मुझे कुछ जरूरत पड़े तो मेरा नुकसान ना हो। तो इस तरह से लोगों की जो जागृति है या लोगों की जो सोच है वो काफी बदल गई है, बदल भी रही है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह बदल गई है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। और उससे क्या होगा कि हमारे इंडिया में वैसे भी देखा जाए तो बहुत ही कम मात्रा में लोग सेव करते हैं, या अगर सेव भी करते हैं तो बहुत ही ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं उसमें सेव करते हैं। तो अगर ये जागृति बढ़ेगी और लोग अपना जो धन राशि है उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग बकेट्स में डिवाइड करके अलग अलग गोल्स में रखेंगे, तो उनका लॉन्ग टर्म में उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो ये तरह का जो अवेयरनेस है, ये पैंडेमिक में, लॉकडाउन में जब लोगों के पास नौकरियां हैं वो कम हो गई हैं, उसमें काफी ज्यादा उनको अवेयरनेस आई है, जागृति भी आई है, और उनका ध्यान भी इस तरह आकर्षित हुआ है। तो जैसे घर में महिलाएं होती हैं, वो मतलब घर में जो सेविंग्स है उसके ऊपर बहुत ज्यादा हम लोगों का यकीन होता है कि कहीं अंदर लिफाफे में, अखबार में नीचे अगर रख दिया और अचानक से मिलता है तो बड़ी खुशी सी होती है। तो जो उस तरह की जो घर में हम लोग औरतें जो सेविंग करती हैं ये सोच के कि ये बुरे वक्त में काम आएंगे और कई बार काम भी आते हैं, उस सेविंग को लेकर के आप क्या कहेंगे कि दैट इज ओके, या हमें बैंक में जाके ही अपना सेव कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं एक बात तो आपसे पक्का शेयर करना चाहूंगा कि हम जितना भी अंडर एस्टिमेट करें औरतों को या उनको फाइनेंस का मालूम नहीं है, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जो बजट संभालती हैं वो घर की औरतें ही संभालती हैं।
राइट। अगर हम आपको एग्जांपल भी देता हूं कि हम हमेशा कहते हैं कि अरे गोल्ड क्यों रखा हुआ है, इतना गोल्ड में क्यों ज्वेलरी है, या गोल्ड हमें क्यों रखना चाहिए, लेकिन अगर देखें तो हमारा जो जो हमने 5-6 साल में जो हमने सोना रखा हुआ था, या सोने की ज्वेलरी थी, या सोने के कॉइन्स थे लोगों ने रखे हुए थे, उस सबसे ज्यादा मार्च और अप्रैल लास्ट ईयर में सबसे ज्यादा काम में आए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न गोल्ड में आई है। ठीक है ना। तो इस तरह से भी हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए जो थोड़ा थोड़ा बचत घर की औरतें करती हैं। लेकिन एक बात यह है कि कुछ आप कैश रखें, बहुत जरूरी है घर में, लेकिन उसके अलावा जो भी अगर अमाउंट है आप सेविंग्स अकाउंट में रखें। स्टार्ट सेविंग्स अकाउंट से करें, और सेविंग्स अकाउंट से भी थोड़ा सा मात्रा अगर बढ़ जाती है तो आप एफडी में रखें। इस तरह करके स्टेप बाय स्टेप आप पहले सेविंग्स में जाएं, फिर एफडी में जाएं, और फिर भी अगर धनराशि बच जाती है तब आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाना जरूरी है। पूरा का पूरा धन अगर रखेंगे घर पे तो क्या है कि इमरजेंसी लिए तो ठीक है, बट ज्यादा अगर हम धन रखते हैं घर पे तो वो हमारा महंगाई में काम नहीं आता, क्योंकि महंगाई बढ़ती है लेकिन धनराशि नहीं बढ़ती है। ठीक है। तो इसीलिए वो इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है, वो उतना ही अमाउंट रहता है। तो इसमें यही सलाह रहेगी कि थोड़ा सा ऑफकोर्स रखें, लेकिन उसके बावजूद एफडी में जाएं या फिर म्यूचुअल फंड में जाएं, लेकिन इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके जरूर निवेश करें। अभी आपने बात की कि गोल्ड वाली बात की, तो गोल्ड जो होता है वो एंड में निकाला जाता है, जितना मैं समझ पा रही हूँ कि अगर कुछ नहीं है तो चलो अच्छा अब गोल्ड निकाल देते हैं, तो मतलब वो लास्ट स्टेज होती है। तो गोल्ड, मतलब मैं कहूंगी कि नहीं, मुझे गोल्ड ना निकालना पड़े, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में मैं उसको चाहूंगी कि वो मेरे पास ही रहे। तो उसके लिए क्या, मतलब क्या कहेंगे आप मुझे? जी बिल्कुल। ये हमारा जो संस्कार है, एक तरह का संस्कार की तरह हम, जैसे कि हमारा जो मतलब उसके धारणा है। गोल्ड की जाएगा ना गोल्ड, तो इट लाइक रोना आ जाएगा। हाँ, लेकिन मैं यही कहता हूं कि वो जो ज्वेलरी होती है ना हमारे पास, जो गहने होते हैं, वो तो ऑफ कोर्स हम नहीं, मतलब कि वो जैसे कि हमने शुरू में ही हमने देखा हुआ है कि वो हमारा बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है, कि हमें लास्ट में अगर कुछ भी ना रहे तो हमारे पास वो है देने के लिए। ठीक है। लेकिन आजकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी हो गया है, कि ज्वेलरी के अलावा भी अलग हाँ। अलग साधन हैं जिसपे हम गोल्ड इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें जैसे उसमें हमें फिजिकल गोल्ड नहीं रखना पड़ता अपने पास, जैसे कि हम म्यूचुअल फंड लेते हैं या स्टॉक्स लेते हैं। इसी तरह हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के चीजें होती हैं जिससे हम गोल्ड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें हमें हमें मानसिकता में भी कभी वो नहीं आएगा कि अरे मैं क्यों बेच रहा हूं। लेकिन वो गोल्ड जो है एक तरह का ऐसा एसेट क्लास है, और हिस्टोरिकली हमने ये देखा भी है कि जब सब कुछ नीचे आ जाता है, और जब इमरजेंसी होती है, जब पैंडेमिक होता है कभी भी, या कभी भी बहुत बड़ा कुछ देश में कुछ घटना हो जाती है, तो गोल्ड ही ऐसा एसेट क्लास है जो कि हमें बचा के रखता है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मैं कहूंगा 5 से 10% तक का गोल्ड में हमेशा होना चाहिए। अब मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे गोल्ड ऑन चीजों पेपर की बात कर रहा बेसिकली। हूं। हाँ, गोल्ड ऑन पेपर। इट इज पेपर ऑल्सो। और उसके अंदर आजकल तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स भी निकाले हैं सरकार ने, जो कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है गोल्ड में पार्टिसिपेट करने का। उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, और उसका जो 8 साल के बाद जो भी आपका फायदा होता है उसमें टैक्स भी नहीं लगता है। तो ऐसे अलग अलग बहुत तरीके आ गए हैं कि आपको फिजिकली गोल्ड ना रखना पड़े। आप सिर्फ एक तरह का वर्चुअल एसेट या पेपर एसेट अपने पास रख सकते हैं। गोल्ड की कीमत के हिसाब से आपकी धनराशि बढ़ती रहती है। तो कम से कम अलग कितना अलग। गोल्ड हम ऑन पेपर खरीद सकते हैं? मतलब जैसे 10 ग्राम, हाँ कितना, हाँ, कम से कम आप कितना ले सकते हैं? बिल्कुल आप 1 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है उसमें, बहुत बहुत लुक्रेटिव है। अब तो उसको आजकल बहुत साधन आ गए हैं, और सरकार भी यही चाहती है कि लोग कम से कम फिजिकल गोल्ड रखें अपने पास। और ओके। हमारे तो यहाँ पे अभी भी इन दिनों जब पेंडेमिक शुरू हुआ, तो जो आपके क्लाइंट्स हैं वो किस तरह के कुछ सवाल उन्होंने किए होंगे ड्यूरिंग द पेंडेमिक, पिछले 1-1.5 सालों में? तो कौन से सवाल थे जो आपको अभी भी याद है और आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? कि सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे, जिनके ऑलरेडी मनी सेव्ड था, जब उन्होंने देखा लास्ट मार्च में, फरवरी में या अप्रैल में कि इतना ज्यादा मार्केट गिर गया, और उनके जो सारी इन्वेस्टमेंट्स थी उनकी कम से कम 20, 30 या 40% वो गिर गया उनका वैल्यू, तो एक तरह का डर आ गया
कि डर आ गया कि अब हम क्या करें, क्या हम सब कुछ निकाल लें। ठीक है, तो उस मामले वो उस घड़ी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है कि कैसे हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको गाइड करें। और यही हमने गाइड किया कि अभी निकालने का अवसर नहीं है, निकालें तभी कि अगर आपको इमरजेंसी के लिए चाहिए। तो अगर वो इन्वेस्टेड रहते हैं एक डर के माहौल में, तो जो बाद में जो रिटर्न आती है या बाद में जब मार्केट संभलती है और बाद में जब वैक्सीनेशन का सारा माहौल आता है या बाद में सिचुएशन जब ओपन अप होती है, तब उसके बाद जो उसका जो वैल्यू होता है वो कम से कम 2 या 3 गुना हो जाता है। और ये हमने देखा कि जो लोगों ने पैसे उस टाइम पे निकाल लिए डर के माहौल में, तो वो उस पे जो बाद में जो रैली आई या बाद में जो सारा म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू बढ़ी, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन जो लोग उसमें रहे, जिनका इमरजेंसी कॉर्पस था और उनको यहाँ से निकालना नहीं पड़ा, तो उनके लिए क्या हुआ कि वो बाद में जो ग्रोथ आई या बाद में जब नुकसान की भरपाई हुई, तो वो आराम से उनको अच्छा लगा। तो 1 साल तक उनको इन्वेस्टेड रहे और उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। तो ये जब भी चाहे वो छोटा निवेशक हो, चाहे वो घरेलू औरत हो, या कोई नया कोई कर्मचारी हो जिसने अभी, या कोई रिटायरमेंट हो, सबका जो एक डर वो ये रहता है कि क्या मेरा नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है, तो वो नुकसान को पूरा करने का तरीका यही है कि आप एक ही जगह हर चीज निवेश मत करें। आपके पास इतने बड़ा बास्केट है निवेश करने का, जैसे कि मैंने गोल्ड बता दिया कि गोल्ड है आपके पास सेविंग्स में पैसे हैं, आपके पास बैंक अकाउंट की एफडी है, आपके पास पीपीएफ भी है, आपके पास म्यूचुअल फंड भी है, आपके पास इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड भी है। तो अगर हम सारी बास्केट अपने पास रखें, तो हो सकता है कि एक माहौल में कोई बास्केट नीचे आए लेकिन कोई दूसरी ऊपर जाती है। तो हमें कभी भी किसी के बहलाव में आके एक ही जगह हर चीज नहीं डालनी चाहिए। हमें पूरा का पूरा एसेट क्लास हमारे पास रखना चाहिए। तो एक हमारे पास एक सवाल आ रहा है, शायना बेदी पूछ रही हैं कि जो गोल्ड बॉन्ड्स लिए जाते हैं तो उनके इंटरेस्ट भी क्या जैसे जैसे सोने का भाव बढ़ता है तो उसी तरह से बढ़ता है, या इसका अलग इंटरेस्ट होता है गोल्ड बॉन्ड्स का? हाँ, तो गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है कि जो जिस प्राइस पे हमने खरीदा है, सपोज अभी जो गोल्ड बॉन्ड आया है वो आई थिंक 4700 कुछ का आया है, तो उस प्राइस पे जो हमने खरीदा है, तो जो हमारा इंटरेस्ट है 2.5% का, वो उसी प्राइस पे रहता है 8 साल के लिए। तो हर 6 महीने में हमें 2.5 साल पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, और वो उसी रेट से फिक्स हो जाता है। वो गोल्ड के प्राइस के ऊपर नीचे जाने से चेंज नहीं होता है। और 8 साल के बाद जो प्राइस रहता है गोल्ड का, सपोज अगर मैंने आज 4723 का गोल्ड लिया है और 8 साल के बाद वो 6000 का हो जाता है, और उस टाइम पे सरकार हमसे वो ऑप्शन देती है कि हम गोल्ड आपसे पास वापस से ले लेंगे और आपको पैसे दे देंगे, तो जो हमारा डिफरेंस होता है प्राइस का, जो हमारा गेन है, उस गेन के ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं लगता है। तो वो हमारा गेन टैक्स फ्री हो जाता है। तो एक तो 2.5% हमें हर साल मिल रहा है, प्लस जो गेन है उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये एक तरह का बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन, गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन का बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो आपको लगता है कि आफ्टर पेंडेमिक, हालांकि अभी लोग कह रहे हैं कि रहेगा, तो लोगों का जो बिहेवियर है सेविंग्स को लेकर के वो चेंज होने वाला है थोड़ा सा? मैं आशा करता हूं कि चेंज हो, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि जो मेमोरी होती है ना, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है ना, बट मैं आशा करता हूं कि चेंज हो। जो लोग इंश्योरेंस को सीरियसली नहीं लेते थे वो लें, जो कि हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करते थे वो लें, और जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ही कैजुअली लेते थे वो थोड़ा सीरियस हो जाएं। तो मुझे लगता है कि होना चाहिए, और मैं ये भी मतलब कि सोचूंगा कि हो। और लेकिन धारणा चेंज हो रही है, मतलब सिग्नल्स आ रहे हैं कि चेंज हो रहा है, तो आशा है कि चेंज हो। ओके, तो जाते जाते आप कौन से 2-3 पॉइंट्स बताना चाहेंगे हमारे देखने वालों को कि हम किस चीज का ध्यान रखें? देखिए, एक तो सीरियस सेविंग्स को लेकर के। हाँ, एक चीज जो मैं कहूंगा, जो कि हम एज इंडियंस या एज मैं कहूंगा इमोशनल इंडियंस हम ध्यान नहीं देते हैं, वो ये है कि हम जब हमने काम करना स्टार्ट करते हैं और जैसे हमारी गृहस्थी बढ़ती है और जैसे जैसे हम अलग अलग पड़ाव पे आते हैं अपनी जिंदगी के, हम काफी सेविंग्स करते रहते हैं अलग अलग चीजों में। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि
लेकिन मैंने जो नोटिस किया है अपने क्लाइंट्स में या अपने फ्रेंड्स में या जिससे मैं बात करता हूं, उसमें यह है कि सेविंग्स बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन उसका हिसाब नहीं होता है कि कहाँ पे कितनी सेविंग है। उसका एक पेपर वर्क नहीं होता है, ठीक है, एक तरह का एक प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो क्या होता है कि अगर आप सपोज आप अगर आप वहां पे नहीं हैं उस टाइम पर, या आप हॉस्पिटल में हैं या इमरजेंसी है, तो आपके आपके बाद या उसको रिकॉर्ड जो है वो किसको पता है। तो ये एक तरह मैं कहूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जितना भी आप फाइनेंशियल जितना भी करते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद आप शेयर भी कीजिए, अपना घर वालों के साथ शेयर कीजिए, वाइफ के साथ शेयर कीजिए कि ये मेरा रिकॉर्ड है और ये डॉक्यूमेंट यहाँ यहाँ है। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग मैं कहूंगा कि जो लोग हम अगेन मैं इमोशनल हो जाते हैं और काम नहीं करते हैं, वो ये है कि, और हमने देखा भी है, मतलब कि हमने इस बार तो बिल्कुल देखा है कि कैसे लोगों की बहुत ही कम उम्र में देहांत हो गया है कोविड में, या फिर जिन्होंने जो 50 या 55 साल के भी थे वो भी इस महामारी के शिकार हो गए हैं। तो उनके पास वसीयत नहीं थी, राइट। तो जब वसीयत नहीं होती है तो क्या होता है कि आसपास जो आप अपने अपने प्यार की भावना से भी अगर कुछ देना चाहें तो आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर क्या होगा कि जो आपके पीछे जो लोग रह गए हैं, या तो उनमें झगड़ा होगा, या फिर कोर्ट के हिसाब से आपकी जो भी आपकी आमदनी है, जो भी संपत्ति है, वो कोर्ट के हिसाब से आपको दी जाएगी, जो लोग बच गए हैं। तो मैं ये कहूंगा यानी कि कि दो हर चीजें हैं। सेविंग पे हम उसका वो लिख के जाएं कि ये किसको मिलनी चाहिए अगर हमारी डेथ हो जाती है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दो चीजें मैं कहूंगा कि ये सब बहुत ही खास हैं कि हम रिकॉर्ड मेंटेन करें, और जो मर्जी हमारी उम्र हो, हमें वेट नहीं करना है कि हम 60 साल के होंगे, 70 साल के होंगे तब वसीयत बनाएंगे। हमारी जो उम्र हो हमें वसीयत बना लेनी चाहिए। तो हमारा जितना भी हमने ये सेविंग करा है, जितना भी हमने आमदनी इकट्ठी करी है, एटलीस्ट हमारे जाने के बाद भी उसको अच्छी तरह यूज हो सकता है। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। एंड आई एम श्योर, मुझे लग रहा है कि अभी हम लोग ने 25 मिनट बात की और लग रहा है कि शायद बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस क्वेश्चंस को लेकर के जरूर आएंगे। अभी तक के लिए मनीष बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाय बाय।